साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। साथियों, आप सभी को पता होना चाहिए बदलते वर्ष के साथ में बैंकिंग के रूल्स और बैंकिंग की लिमिट भी चेंज हुई हैं। यानी जो आप बैंक में ट्रांजैक्शन करते हैं उनकी न्यू लिमिट आ चुकी है जो कि 2026 से प्रभावी हो जाएंगी। तो आप सभी को पता है 2025 समाप्त होने वाला है, 8 दिन बचे हुए हैं। जनवरी से 2026 स्टार्ट होने वाला है, तो ऐसे में बैंकिंग के कई रूल्स चेंज हुए हैं, वो भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और कुछ नई ट्रांजैक्शन लिमिट आ चुकी हैं, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि इस देश का ऐसा सिस्टम है, अगर किसी जज के घर में बहुत बड़ी संख्या में कैश मिल जाता है तो सिस्टम को कोई दिक्कत नहीं है। किसी पॉलिटिशियन के पास में, कोई भी पॉलिटिशियन है उसके पास में बहुत सारी बेनामी संपत्ति है, उससे भी सिस्टम को कोई भी दिक्कत नहीं होती है। लेकिन एक आम आदमी जो कि एक आम टैक्स पेयर है, एक आम आदमी, अगर उससे एक छोटी सी गलती हो जाती है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसके ऊपर पेनल्टी भी लगाता है, उसको नोटिस भी देता है और कई सारी उसके साथ दिक्कतें हो जाती हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम आपको डिटेल से बताने वाले हैं कि आखिर आपको कौन कौन सी गलती नहीं करनी है 2026 में, कौन सी न्यू लिमिट आई है, ताकि आप उन लिमिट को जाने अनजाने में क्रॉस ना करें, तो आपको भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस ना मिले, आपके ऊपर भी पेनल्टी इंपोज ना हो। क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि आज की डेट में हर व्यक्ति के पास में सेविंग अकाउंट है और बहुत सारे लोगों के पास आज के समय में करंट अकाउंट भी है। तो फिर उसके लिए जो लिमिट बनाई गई है सेविंग अकाउंट की, कैश डिपॉजिट करने की, कैश विड्रॉल करने की, सिंगल डे की भी लिमिट बनाई गई है और पूरे एक वित्त वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर के लिए भी लिमिट बनाई गई है। आप चाहे करंट अकाउंट का यूज करते हो या फिर सेविंग अकाउंट का यूज करते हैं, गलती से भी जो लिमिट बनाई गई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से अगर आप उन्हें क्रॉस कर जाते हैं तो सेक्शन 115 BBE के तहत आपके ऊपर 89% तक का टैक्स लग सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 10 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन करते हैं और वो ट्रांजैक्शन आपका गलत साबित हो जाता है, वो आपकी इनकम साबित हो जाता है, तो उस दशा में आपके ऊपर 8,90,000 यानी 89% तक की पेनल्टी इंपोज हो सकती है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको सभी न्यू रूल्स और सभी न्यू ट्रांजैक्शन लिमिट इस वीडियो में बताने वाले हैं। और हम आपको बताना चाहते हैं, इस वीडियो के एंड में हम आपको एक ऐसा सजेशन देंगे, अगर आप वो उस चीज को समझ लेंगे, वो गलती आप नहीं करेंगे, तो कभी भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या फिर GST डिपार्टमेंट का नोटिस नहीं आएगा। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, आपको डिटेल से पूरी जानकारी देते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आ जाए एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं सेविंग अकाउंट, यानी आज की डेट में हर व्यक्ति के पास में एक बचत खाता है। तो उसके लिए दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं सेविंग अकाउंट से जुड़े हुए तीन चार न्यू रूल्स आ चुके हैं, वो इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। साथ ही साथ फिक्स डिपॉजिट के लिए भी न्यू लिमिट आ चुकी है कि एक वित्त वर्ष में आप कितने रुपए की FD कर सकते हैं ताकि आपको नोटिस ना मिले। करंट अकाउंट में आप कितने रुपए का कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, उसके लिए भी न्यू लिमिट आ चुकी है। और साथ ही साथ आप अगर कोई प्रॉपर्टी सेल करते हैं, प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, तो उसमें आप कितना कैश दे सकते हैं, कितना कैश ले सकते हैं, उसकी भी न्यू लिमिट आ चुकी है। आज की डेट में हर व्यक्ति क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करता है, तो आप क्रेडिट कार्ड के बिल का भुगतान एक वित्त वर्ष में कितना कैश में कर सकते हैं, कितना ऑनलाइन मोड के माध्यम से कर सकते हैं, उससे ज्यादा करने पर क्या लिमिट बनाई गई है, कितने पर आपको नोटिस मिल सकता है और कितने पर आपके ऊपर पेनल्टी इंपोज हो सकती है। साथ ही साथ आज के समय में UPI ट्रांजैक्शन बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में आपको अलर्ट रहना है, सतर्क रहना है। उसकी भी हम आपको जानकारी देंगे कि एक वित्त वर्ष में आप कितने रुपए का UPI सेंड कर सकते हैं, कितना UPI रिसीव कर सकते हैं, ताकि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस ना मिले या GST डिपार्टमेंट का नोटिस ना मिले, आपके ऊपर पेनल्टी इंपोज ना हो। इन सभी विषयों पर हम आपको आज विस्तार से जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं सेविंग अकाउंट की। और हाँ, इसमें हम आपको ये भी बताएंगे कि कोई भी व्यक्ति कितने सेविंग अकाउंट रख सकता है, इनकम टैक्स के द्वारा क्या लिमिट बनाई गई है, वो भी हम आपको बताएंगे। और कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को लोन के रूप में कितना कैश दे सकता है, कितना कैश उससे वापस रिसीव कर सकता है, ताकि उसे कोई भी दिक्कत ना हो। और किसी भी व्यक्ति या किसी भी कंपनी को एक दिन में वो कितने रुपए का कैश दे सकता है किसी वस्तु के बदले में, वो भी हम इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाले हैं। यानी 8-9 ऐसे जरूरी पॉइंट हैं जो आप सभी को पता होना बेहद आवश्यक है। अगर आप गलती करते हैं तो आपको नोटिस मिल सकता है और आपके ऊपर 89% से लेकर के 100% तक की पेनल्टी इंपोज हो सकती है। तो आइए अब हम आपको बता देते हैं एक एक करके सभी पॉइंट को, और इस वीडियो को शुरू से अंत तक आप लोग जरूर देखिएगा, मिस मत करिएगा। एक भी पॉइंट अगर आप मिस करते हैं तो निश्चित रूप से आपको भविष्य में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है और आपके ऊपर पेनल्टी इंपोज हो सकती है। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेविंग अकाउंट, यानी जो बचत खाता है, जो मोस्टली सभी लोगों के पास में है आज की डेट में। फिर चाहे वो जनधन खाते के रूप में हो, नॉर्मल सेविंग अकाउंट के रूप में हो, सैलरी अकाउंट के रूप में हो, लेकिन आज की डेट में हर व्यक्ति के पास बचत खाता है। तो आखिर उसकी क्या लिमिट है?
तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं उसकी जो लिमिट बनाई गई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, वो है एक वित्त वर्ष के लिए 10 लाख रुपए। अगर आप एक वित्त वर्ष में 10 लाख रुपए से ज्यादा कैश डिपॉजिट करते हैं अपने सेविंग अकाउंट में या विड्रॉल करते हैं एक वित्त वर्ष में, यानी डिपॉजिट करने की और विड्रॉल करने की सेम लिमिट है 10 लाख रुपए। अगर आप अपने सभी सेविंग अकाउंट से, आपके जितने भी सेविंग अकाउंट है और सारा सिस्टम आज की डेट में सेंट्रलाइज्ड है, तो ऐसा नहीं कि आप पकड़े नहीं जाएंगे। आपका पैन आधार से लिंक है, आपका आधार आपके पैन से लिंक है, आपका आधार आपके मोबाइल नंबर से लिंक है, तो जरूरी नहीं है कि आपका किसी अकाउंट में पैन नहीं लगा है तो आप पकड़े नहीं जाएंगे, ट्रेस नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा, कहीं आपका आधार लगा होगा, आधार नहीं लगा होगा तो वोटर आईडी लगा होगा, वोटर आईडी भी आधार से लिंक है। तो कुल मिलाकर के सारा सिस्टम सेंट्रलाइज है और ट्रेस कर लिया जाएगा। आपके अगर 4 सेविंग अकाउंट है, उन सभी से मिलाकर के एक वित्त वर्ष में, एक वित्त वर्ष का मतलब है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक, इस बीच के एक साल यानी जो 12 महीने होते हैं 365 दिन, इस बीच के एक साल में अगर आप अपने सभी सेविंग अकाउंट से 10 लाख रुपए से ज्यादा कैश डिपॉजिट करते हैं, मैं कैश की बात कर रहा हूं, कैश डिपॉजिट करते हैं या फिर आप कैश विड्रॉल करते हैं, उस दशा में बैंक खुद ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर देता है कि इस व्यक्ति ने 10 लाख रुपए से ज्यादा की लिमिट को क्रॉस किया है, विड्रॉल करने में हो या डिपॉजिट करने में हो। तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डायरेक्ट नोटिस सेंड कर सकता है, आपसे जवाब मांग सकता है। अगर आप उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, वो आपकी इनकम साबित कर देगा और उसके बाद आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएंगी, जो कि मैंने आपको बताया कि 60% आपका टैक्स हो जाएगा, उसमें 25% उसमें सरचार्ज हो जाएगा और 4% सेस हो जाएगा। तो 89% तक का टैक्स आपके ऊपर लग सकता है सेक्शन 115 BBE के तहत। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं करेंट अकाउंट की। ये तो हो गया सेविंग अकाउंट, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो लोग ITR फाइल नहीं करते हैं। जो लोग ITR फाइल करते हैं और प्रॉपर जानकारी दे रहे हैं, हो सकता है किसी व्यक्ति का काम कैश में ही चलता हो, तो व्यक्ति ज्यादा कैश भी अपने सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट कर सकता है और ज्यादा कैश भी सेविंग अकाउंट से विड्रॉल कर सकता है, लेकिन हाँ उसकी प्रॉपर जानकारी वो अपने ITR में दे रहा हो। और अगर वो GST फाइल करता है तो उस GST में भी अपने सभी वो सेविंग अकाउंट को मेंशन कर रहा हो। अब तो अभी रिसेंट में एक नियम आया है कि अगर आपने GST नंबर लिया है और उसमें अगर 30 डेज के अंदर अपना आप अकाउंट नहीं लिंक करते हैं तो आपका GST नंबर कैंसिल हो जाएगा। तो आप सभी लोग अपने ITR में सभी अकाउंट को दर्शाइए और अपने GST पोर्टल पर भी आप अपने सभी अकाउंट को दर्शाइए, तभी आप वहां पर सुरक्षित रहेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए दोस्तों 10 लाख रुपए की लिमिट है आपके सेविंग अकाउंट के लिए, अगर आप ITR फाइल नहीं करते हैं तो। अगर आप ITR फाइल करते हैं, GST फाइल करते हैं और वहां पर आप ज्यादा पैसों का लेन देन कर रहे हैं, तो आप खुद ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या फिर GST डिपार्टमेंट को जानकारी दे रहे हैं कि मेरा कैश का काम होता है तो मैं ज्यादा कैश डिपॉजिट करता हूँ, ज्यादा कैश विड्रॉल करता हूँ, तो वहां पर आपको दिक्कत नहीं होगी। फिर आपके ऊपर जो भी TDS बनेगा वो आपसे खुद ही डेबिट कर लिया जाएगा, बैंक डेबिट करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा करा देगा। आप सभी को पता होना चाहिए कि जब आप ITR फाइल करते हैं उस दशा में आपकी विड्रॉल करने की जो लिमिट है वो 1 करोड़ रुपए तक हो जाती है, लेकिन अगर आप ITR फाइल नहीं करते हैं उस दशा में 20 लाख रुपए से ऊपर अगर आप कैश विड्रॉल करते हैं तो फिर वहां पर 2% TDS आपका कट जाता है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं करेंट अकाउंट की। तो करेंट अकाउंट के लिए जो लिमिट बनाई गई है कि करेंट अकाउंट में एक वित्त वर्ष में आप 50 लाख रुपए तक कैश जमा कर सकते हैं। उससे ज्यादा अगर आप कैश जमा करते हैं एक वित्त वर्ष में यानी एक फाइनेंशियल ईयर में, उस दशा में आपके ऊपर पेनाल्टी लग सकती है, आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस सेंड कर सकता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। हाँ अगर आप ITR फाइल करते हैं, उसमें प्रॉपर जानकारी दे रहे हैं, तो फिर आप ज्यादा अमाउंट भी डिपॉजिट कर सकते हैं, फिर उसमें दिक्कत आपको नहीं होगी। अब हम बात कर लेते हैं फिक्स डिपॉजिट की कि एक व्यक्ति एक वित्त वर्ष में कितने रुपए की FD कर सकता है। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं इसके लिए कोई भी ऐसी लिमिट नहीं बनाई गई है कि कोई भी व्यक्ति कितने रुपए की FD कर सकता है, लेकिन हाँ एक चीज जरूर है, अगर आप एक वित्त वर्ष में कैश जमा करके FD करते हैं तो उसकी लिमिट 10 लाख रुपए है। आपके सेविंग में पैसा पड़ा है, उससे आप ज्यादा अमाउंट की भी FD बनवा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप कैश जमा करके FD करते हैं तो फिर उसकी लिमिट 10 लाख रुपए है। इससे ज्यादा अगर आप कैश जमा करके FD करते हैं तो फिर बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करेगा और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस सेंड करके आपसे जवाब मांग सकता है कितना कैश आप कहां से लाए। आपको एक्सप्लेन करना होगा, अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं तो फिर आपके ऊपर पेनाल्टी इंपोज हो सकती है। अब हम बात कर लेते हैं, मान लीजिए आपने कोई भी प्रॉपर्टी सेल की है, कोई भी प्रॉपर्टी आपने परचेज की है, उस दशा में आप कितना कैश ले सकते हैं। तो दोस्तों उसके लिए जो लिमिट बनाई गई है वो है सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपए, यानी टोकन मनी के रूप में आप मैक्सिमम 20,000 रुपए ले सकते हैं, या फिर अगर आप प्रॉपर्टी सेल कर रहे परचेज कर रहे हैं तो आप मैक्सिमम 20,000 रुपए ही दे सकते हैं। इससे ज्यादा का लेन देन करने पर, अगर आप कैश में लेन देन करते हैं तो फिर आपके ऊपर 100% की पेनाल्टी इंपोज होगी, यानी जितना कैश आपने दिया है या फिर जितना कैश आपने लिया है उतनी ही पेनाल्टी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके ऊपर इंपोज कर सकता है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है उसकी कीमत कितनी भी ज्यादा हो, आपको बैंकिंग चैनल के माध्यम से पैसों का लेन देन करना है। आप नेफ्ट, RTGS,
चेक के माध्यम से लेन देन करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कैश में 20,000 से ज़्यादा का लेन देन मत करिए, अन्यथा आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है और आपके ऊपर पेनाल्टी इम्पोज हो सकती है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आप किसी मित्र, किसी दोस्त से, किसी रिश्तेदार से आप लोन लेते हैं या लोन उसका वापस कर रहे हैं, आपने पहले कभी लिया था उसे वापस कर रहे हैं, तो मैक्सिमम 20,000 रुपए ही यहाँ पर अलाउ किए गए हैं कि अगर आप कैश में ले रहे हैं या फिर कैश में वापस कर रहे हैं तो मैक्सिमम आप 20,000 तक ही कर सकते हैं। उससे ज़्यादा का अगर आपका लेन देन है तो बैंकिंग चैनल के माध्यम से करिए। इससे ज़्यादा करने पर अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको पकड़ता है और आप वहाँ पर बताते हैं कि मैंने दोस्त से या रिश्तेदार से लिया है, तो आपकी बातें मानी नहीं जाएगी और उसके बाद आपके ऊपर 100% तक की पेनाल्टी इम्पोज हो जाएंगी। यानी जितना पैसा आपने लिया है या फिर जितना पैसा आपने दिया है उतनी ही पेनाल्टी आपके ऊपर इम्पोज कर दी जाएंगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब मान लीजिए आप किसी कंपनी से कोई वस्तु खरीद रहे हैं या आप गोल्ड खरीद रहे हैं या किसी व्यक्ति से कुछ खरीद रहे हैं, तो वहां पर उसके लिए एक दिन की जो लिमिट बनाई गई है वो है सिर्फ और सिर्फ 2 लाख रुपए। तो आपको इस बात का ध्यान रखना, मान लीजिए आपको कोई गाड़ी खरीदनी है तो वहां पर आप एजेंसी में जाते हैं तो आप अधिकतम 2 लाख रुपए ही कैश दे सकते हैं। उससे ज्यादा का जो भी अमाउंट है आपको बैंकिंग चैनल के माध्यम से ही भेजना है उस कंपनी के पास में। आपको डीडी बनवा लेना है, चेक के माध्यम से देना है या नेफ्ट आरटीजीएस के माध्यम से आप उनको पैसा दीजिए, लेकिन आप पूरा कैश उन्हें नहीं दे सकते। 2 लाख रुपए से ज्यादा अगर आप एक दिन में एक ही ट्रांजेक्शन के लिए, एक ही वस्तु के लिए आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो वहां पर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस देकर के आपके ऊपर 100% तक की पेनाल्टी लगा सकता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है 2026 में। अब हम बात कर लेते हैं यूपीआई के माध्यम से आप एक वित्त वर्ष में कितना सेंड कर सकते हैं, कितना रिसीव कर सकते हैं। तो दोस्तों इसकी लिमिट पर चले उससे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि आज की डेट में मोस्टली लोगों ने अपनी दुकान पर, जो भी चाहे छोटी दुकान हो बड़ी दुकान हो, लोगों ने उसमें अपना सेविंग अकाउंट का बारकोड लगा रखा है और उसमें वो दिन भर पैसा लेते रहते हैं। ये बहुत ही गलत काम आप लोग कर रहे हैं, भविष्य में आपको बड़ी दिक्कत होने वाली है। जी हाँ, आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जो पैसा आपके सेविंग अकाउंट में आ रहा है वो आपकी सेविंग मानी जाएगी, आपकी इनकम मानी जाएगी। आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये नहीं कह सकते कि ये मेरी सेल है या फिर ये मेरी परचेज है, ऐसा कुछ नहीं कर सकते आप। क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है अगर आप कोई दुकान चलाते हैं, कोई व्यवसाय करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं तो उसके लिए आप करेंट अकाउंट खुलवाइए और उसमें आप बिजनेस के ट्रांजेक्शन करिए। सेविंग अकाउंट बिजनेस ट्रांजेक्शन के लिए नहीं होता है, सेविंग अकाउंट आपके पर्सनल यूज के लिए होता है। आप उसमें अपने पर्सनल ट्रांजेक्शन करिए। अगर आप अपने नाते रिश्तेदारों के, दोस्तों के आप उससे ट्रांजेक्शन करते हैं तो भी आप गलत कर रहे हैं। आप बिजनेस का पैसा अपने बचत खाते में ले रहे हैं तो भी आप गलत काम कर रहे हैं। भविष्य में जब टर्नओवर देखा जाएगा आपके सेविंग अकाउंट का और फिर उसमें जब बड़ी संख्या में टर्नओवर आपका निकलेगा कि 50 लाख एक वित्त वर्ष में आपने कर दिया है, उस दशा में आपके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पेनाल्टी इंपोज करेगा, फिर आपको कोई नहीं बचा पाएगा। वैसे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो या जीएसटी डिपार्टमेंट हो, ऐसी कोई डायरेक्ट लिमिट नहीं बनाई गई है कि आप यूपीआई से इतना ही कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जीएसटी डिपार्टमेंट जरूर कहता है कि अगर आपके खाते का टर्नओवर एक वित्त वर्ष में 20 लाख को क्रॉस कर रहा सर्विस के मामले में तो आपको जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य है। वहीं अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं, गुड्स सेल करते हैं, उस दशा में आपके लिए जो लिमिट बनाई गई है वो है 40 लाख रुपए। एक वित्त वर्ष में अगर 40 लाख को आपका टर्नओवर क्रॉस कर रहा है तो वहां पर भी आपको जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य है। जैसा कि आप लोगों ने पिछले वर्ष देखा होगा, तमिलनाडु में एक पानी पूरी वाले को जीएसटी डिपार्टमेंट का नोटिस मिला था, उसके ऊपर पेनाल्टी इंपोज की गई थी। तो इन चीजों का आप लोग अगर ध्यान रखेंगे तो आप लोग कोशिश करिए कि आपका जो सेविंग अकाउंट हो उसमें एक वित्त वर्ष में 10 लाख से ज्यादा आप सेंड मत करिए और 10 लाख से ज्यादा आप रिसीव मत करिए। अगर इससे ज्यादा आप सेंड और रिसीव कर रहे हैं तो निश्चित है भविष्य में आपको कभी ना कभी नोटिस मिल सकता है। तो इस बात का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे, बचे रहेंगे। कैश का उपयोग कम से कम करिए, जितना हो सके आप ऑनलाइन बैंकिंग चैनल है उनके माध्यम से लेन देन करिए, क्योंकि उनमें ट्रांसपेरेंसी है। बैंक को लगता है कि जो बैंकिंग चैनल के माध्यम से लेन देन हो रहे हैं उसमें धोखाधड़ी कम है, उसमें लोग ब्लैक मनी का यूज नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो लोग कैश में ज्यादा लेन देन कर रहे हैं उसके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बिल्कुल पैनी नजर बनाए हुए हैं कि आप अगर बैंक से ज्यादा कैश विड्रॉल कर रहे हैं और आप उसे खर्च कर रहे हैं, फिर विड्रॉल कर रहे हैं, फिर खर्च कर रहे हैं, तो फिर आपके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की पैनी नजर है। भविष्य में आपको नोटिस मिल सकता है और आपको उसके ऊपर पेनाल्टी भी इंपोज हो सकती है। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आप सिंगल डे में बैंक से कितना कैश विड्रॉल कर सकते हैं या कितना कैश डिपॉजिट कर सकते हैं एक दिन के लिए। दोस्तों उसके लिए लिमिट जो बनाई गई है वो है 3 लाख रुपए। मैक्सिमम आप एक दिन में 3 लाख रुपए से ज्यादा ना ही कैश विड्रॉल करिए अपने बचत खाते से और ना ही आप कैश डिपॉजिट करिए। अगर आपको ज्यादा कैश विड्रॉल करना है या कैश डिपॉजिट करना है तो आप अगले दिन कर लीजिए, लेकिन एक दिन में आप 3 लाख से ज्यादा ना जमा करिए ना विड्रॉल करिए। इससे ज्यादा अगर आप जमा निकासी करेंगे तो भी आपके सामने मुसीबत आ सकती है। आपको हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन का नोटिस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से मिल सकता है। तो दोस्तों ये थे कुछ जरूरी पॉइंट जो मैंने आप लोगों के साथ साझा किए।
आप लोग कोशिश करिए कि जो मैंने आपको बताए हैं उन लिमिट को क्रॉस मत करिए, उन लिमिट को ब्रीच मत करिए, क्योंकि अगर आप उन लिमिट को क्रॉस करते हैं तो निश्चित रूप से आपको भविष्य में कभी न कभी नोटिस मिल सकता है और आप परेशानी में पड़ सकते हैं, आपके ऊपर भी पेनल्टी इम्पोज हो सकती है। मैंने पूरी कोशिश की है आप सभी के सवालों के जवाब देने की, जो भी मुझे कमेंट्स आए थे। फिर भी अगर यहाँ पर कोई भी पॉइंट छूट गया है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर हमें डीएम कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आप सभी के कमेंट्स का रिप्लाई करने का। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।